नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स वीडियो पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 13 और 14 जुलाई 2025 की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है उपराष्ट्रपति ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि किसी देश की संप्रभुता जो है वो सैन्य आक्रमणों से नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से कमज़ोर और समाप्त होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, याद रखिएगा इसे, है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत आजकल टॉपिक चल रहा है। तो इसमें इन्होंने उपराष्ट्रपति ने ये चेतावनी दी है कि आज जो राष्ट्र है वो एक नए प्रकार के औपनिवेशीकरण का सामना कर रहे हैं। तो क्या वो सेनाओं द्वारा नहीं बल्कि एल्गोरिदम द्वारा किया जा रहा है। इससे डिजिटल उपनिवेशवाद की चिंताएं बढ़ रही है इससे। तो डिजिटल उपनिवेशवाद है क्या? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकसित देश जो है वो अपनी बड़ी टेक कंपनियों डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण स्थापित करती है, जिससे लाभ कमाती है उसमें, है ना। ये ग्लोबल साउथ के नव उपनिवेशवाद से संबंधित है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी अच्छा, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि उदाहरण में संयुक्त अमेरिका की कंपनियां जैसे गूगल, अमेजन विकासशील देशों से डेटा एकत्र करती है और विविध उद्योगों में पुनः आकार देती है। इसमें यही दिया हुआ है कि जैसे डिजिटल डेटा ग्लोबल नॉर्थ को इन प्रमुख तरीके से लाभ पहुँचा रहा है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, उपयोगकर्ता व्यवहार द्वारा विश्लेषण किया जाता है और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है इससे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया जाता है, इनके मतलब डेटा से फीड किया जाता है। इसके बाद है डेटा मुद्रीकरण किया जाता है। डेटा अब धन की तरह मूल्यवान हो गया है और कंपनियां इसे बेचती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चिंताएं आती है। डिजिटल संप्रभुता का ह्रास हो जाता है। जैसे देखिए 2024 में व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की धमकी दी थी क्योंकि वो 2021 के आईटी नियमों की ट्रांसेबिलिटी क्लॉज का विरोध कर रहा था। ट्रांसेबिलिटी मतलब अगर सरकार को लगे तो वो मैसेज को चेक कर सकती है। तो वो बोल रहा था कि नहीं, हम लोग एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो वो विरोध कर रहे थे उसका। तो ये सब बोलिए कि अगर व्हाट्सएप अगर चला जाता तो यहाँ बहुत सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं, तो एकदम से उसका धंधा मतलब, है ना, तो एक तरीके से धमकी भी देते हैं, है ना। तो ये डिजिटल संप्रभुता का हम लोग का ह्रास हो रहा है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। अब देखिए वैश्विक दृष्टिकोण थोपते हैं ये सब विकसित देश अपना, और वैश्विक तथा स्थानीय संस्कृतियों हाशियों पर डाल देते हैं। इसके बाद निगरानी पूंजीवाद। कंपनियां बिना सहमति के उपयोगकर्ता का विशाल डेटा एकत्र करती है, जिससे निजता और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है इससे। अच्छा, इसके उपाय क्या है मतलब इससे निपटने के लिए? तो इसका ये है कि डिजिटल संप्रभुता को मजबूत कीजिए आप। इसके लिए स्वदेशी प्रणालियों का विकास पर फोकस करना चाहिए, जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद इंडिया स्टैक। दूसरा है कि डेटा स्थानीयकरण को लागू करना। इसके लिए हमारे देश में जैसे ओसाका ट्रैक पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है हमारे मतलब भारत ने। इसके बाद है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 2023 को लागू करना। इसके बाद आयात पर निर्भरता कम करना। इसके लिए हमारे जो है स्थानीय क्षेत्रों पर प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए हम लोगों ने मेक इन इंडिया चलाया है। इसके बाद चीप टू स्टार्टअप, ये कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। इसके बाद नीतियों को अपडेट करना। इसके लिए हमारे बहुत ज़्यादा अभी चल ही रहा है, जैसे किनेक्टिक वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम के बीच संतुलन बनाना, आर्थिक समृद्धि, जनहित, इन सब में तो है ही, ठीक है, नीतियों को अपडेट करना। इसका बाद विश्व के बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ भारत की वैश्विक भूमिका में वृद्धि हो रही है। तो इसमें देखिए जैसे ये विदेश मंत्री ने कहा है। अब देखिए इसमें है बहुध्रुवीयता का अर्थ क्या है। तो इसमें है कि विश्व में कई शक्तिशाली देश या समूह होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अहम भूमिका निभाते हैं। ये ध्रुव ध्रुवीयता मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो कि शीत युद्ध में चल रहा था, कोल्ड वॉर, उसके समय, या फिर एक ध्रुवीयता जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रभुत्व होता है जो कि शीत युद्ध के बाद का समय है, या फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद का समय। तो ये उन सब से अलग है। इसमें बहुत सारे शक्तिशाली देश होते हैं। अब देखिए बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय कब कब हुआ। जैसे विश्व की बहुध्रुवीयता की ओर अनन्य संक्रमण इन सब में देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन इसमें अच्छा एक सेकंड, ओके। विश्व का बहुध्रुवीयता की ओर अनन्य संक्रमण जो है, वर्तमान वैश्विक प्रणालियाँ जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीयता की वैश्विक संरचना से भी बाहर निकल रही है। तो निकल ही चुकी है भैया। देखिए आप देख सकते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आजकल बहुत उनका विरोध किया जा रहा है कुछ कुछ मामलों पर, और हमें देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब की उपयोगिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सब किसके कंट्रोल में है? वेस्टर्न पावर्स में है, जैसे अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, इसलिए हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आजकल बन रहा है जो कि ग्लोबल साउथ को दर्शा रहा है ना, उनके द्वारा बनाया जा रहा है। बहुपक्षीय मंचों का उदय भी हो रहा है, जैसे ब्रिक्स हो गया या फिर क्वाड या फिर शंघाई सहयोग संगठन, ये सब अब बन रहे हैं ताकि एक तरीके से वैश्विक प्रभुत्व जो है वो जो कि विकसित देशों के हाथों में थी वो कम किया जा सके और दुनिया को
दुनिया को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर ले जाया जा सके, है ना। इसके बाद देखिए बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत की केंद्रीय भूमिका हो रही सकती है। इसमें गुट निरपेक्षता से बहुपक्षीयता की ओर बदलाव किया भारत ने। इसके बाद छोटे समूह यानी मिनी लेटरल की ओर भारत की भागीदारी बढ़ रही है, जैसे क्वाड, IPEC, I2U2। इसमें है कि इजराइल, इंडिया, UAE और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद इसमें चुनौतियां क्या क्या आ सकती है, जैसे यूक्रेन युद्ध ने शीत युद्ध शैली की गुटीय राजनीति को फिर से जीवित कर दिया है। इसके बाद है कि पक्ष चुनने का राजनीतिक दबाव भी है। इसके बाद रणनीतिक भागीदार के रूप में रूस का कमज़ोर होना, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति, उनने क्या किया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र दिशा निर्देशों की समीक्षा की मांग की है। ये जो है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र 2011 में घोषणा की है, मतलब उसके अंतर्गत दिशा निर्देशों पे संशोधन का सुझाव मांगा गया है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा, है ना, इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन 2011 तभी लाया गया था। अब देखिए इसमें ये कहा गया था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति, तो इसको मैं यही कहूँगा NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इन्होंने ये कहा कि सभी संरक्षित क्षेत्रों की चारों ओर 10 किलोमीटर का इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन जो है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, अलग अलग स्थानीय स्थितियों के कारण व्यवहारिक नहीं है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश के लगभग 65% भूमि पहले से ही वन या संरक्षित क्षेत्र में है, तो उनमें ये ज़रूरत नहीं है, उतना लाभदायक नहीं होगा इसके नियम, ये 10 किलोमीटर का मतलब इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन बना दें। देखिए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ना, वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में इसको प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ये जो है ना, एक प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर के रूप में, ट्रांजिशन क्षेत्र के रूप में ये भूमिका निभाते हैं। इसकी सीमांकन जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षण क्षेत्र की सीमाओं के 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाली भूमि को इसके अंतर्गत अधिसूचित किया जाना चाहिए, ये कहा गया था। किसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और ये लाया कब गया था, मतलब अवधारणा वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 की अवधारणा है, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। अब देखिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी न्यूनतम चौड़ाई में परिवर्तन करने की अनुमति दी। तो कोर्ट ने जो है वो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर तथा उसकी सीमाओं में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये पहले लगाया गया था, लेकिन अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए इस पे योजना और विनियमन की अगर हम देखें तो वर्ष 2011 के दिशा निर्देशों में ESZ के प्रतिबंधन, विनियमन और स्वीकृत गतिविधियों की सूची दी गई है। अभी हम लोग देखेंगे इसको, है ना। इसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य सरकार की सिफारिशों पर ESZ को अधिसूचित करती है। याद रखिएगा, ये राज्य सरकार अधिसूचित नहीं करती है, ये कौन करती है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार की सिफारिश पर। अब इसके बाद इसमें किसी भी व्यक्ति का विस्थापन शामिल नहीं होगा, याद रखिएगा, नहीं तो बोल सकते हैं कि इसमें व्यक्ति का विस्थापन शामिल होता है। तो देखिए इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन दिशा निर्देश 2011, इसमें जो है प्रतिबंधित गतिविधियां कौन कौन सी है? व्यवसायिक खनन, आरा मिल की स्थापना, प्रदूषण, जल, वायु, सौर, ध्वनि आदि करने वाले उद्योगों की स्थापना, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, या फिर पर्यटन गतिविधियाँ जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के ऊपर हवाई जहाज या गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, ये सब प्रतिबंधित है। विनियमित क्या क्या है, मतलब इन सबको रेगुलेट किया जाता है कि वृक्षों की कटाई, कृषि प्रणालियों में व्यापक बदलाव, बिजली की तारों को बिछाना, साइन बोर्ड या होर्डिंग्स, होटलों की स्थापना, प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, रात में वाहनों की आवाजाही। अच्छा, स्वीकृत गतिविधियाँ क्या क्या हैं? जैसे इसमें स्थानीय समुदायों द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियाँ हो गया, और वर्षा जल संचयन, ये तो इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो करता ही है। तो ये सब देखिए स्वीकृत गतिविधियाँ हो गई, तो ये सब याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला आपको। अब देखिए WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण में भारत के प्रयासों की सराहना की। तो क्या किया भारत ने, ये थोड़ा देख लेते हैं। यह रिपोर्ट जो था वो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन AI फॉर हेल्थ में, इसके AI ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन AI फॉर हेल्थ की पहल WHO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इन सब ने संयुक्त रूप से शुरू की थी। अतः भारतीय पारिस्थितिकी चिकित्सा में AI का उपयोग कैसे हो रहा है? स्मार्ट निदान हम लोग कर रहे हैं, जैसे मतलब कुछ भी डायग्नोसिस करना हुआ तो उसको स्मार्ट तरीके से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ कर देखा जा रहा है। इसके बाद आयुर्जीनोमिक्स में जीनोमिक्स को आयुर्वेदिक सिद्धांतों से जोड़ता है, तो इसमें रोग जोखिम संकेतों की पहचान की जाती है इसके आधार पर।
इसके बाद औषधि क्रिया मार्ग का पहचान, इसमें जो है मतलब रस, गुण, वीर्य जैसे रासायनिक सेंसर विकसित किए जा रहे हैं जो इन सब की पहचान करेंगे। अच्छा, इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आ रही है मतलब एआई के उपयोग को लेकर पारंपरिक चिकित्सा में? तो बायोपायरेसी का खतरा बन रहा है। इसके बाद डिजिटल अंतराल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत कम उस मामले में है ना, बहुत कम ट्रेनिंग हो चुका है। इसके बाद गुणवत्तापूर्ण डेटा की कमी भी है, हमारे पास उतनी डेटा नहीं है। स्थानीयकरण बनाम एकीकरण, मतलब वैश्विक तरीके से इसको देखा जाए या फिर स्थानीय जो रोग हैं उनके तरफ देखा जाए, तो ये प्रकार की समस्या इसमें बनी हुई है। इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो इसमें देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो आयुर्वेद, सिद्ध, गोवा, सोवा, रिगपा और योग से संबंधित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का ये डिजिटलीकरण कर रही है, जिसके कारण एक दो फायदा हो रहा है इससे, कि हमारे देश में एक प्रकार का डिजिटल करने से हर जगह उपलब्ध होगी जानकारी, और दूसरी है कि अगर कोई इसके पर चोरी कर रहा है, बायोपायरेसी कर रहा है दूसरे देशों में, तो इससे लड़ने में ये मदद करेगी। इसके बाद है आयुष ग्रिड। आयुष ग्रिड 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद है आयुष स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, शाही पोर्टल है। नमस्ते पोर्टल, नमस्ते पोर्टल याद रखिएगा, नमस्ते पोर्टल पारंपरिक चिकित्सीय सेवाओं के लिए समर्पित पोर्टल है। नमस्ते पोर्टल पारंपरिक चिकित्सीय सेवाओं के लिए समर्पित पोर्टल। इसके बाद आयुष रिसर्च पोर्टल है, आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप है, योग लोकेशन मोबाइल ऐप है, और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली के मापदंडों में ढील दे दी है। तो इसमें क्यों ढील दी है? तो सबसे पहला ये है कि आसान बनाने के पीछे तर्क क्या है? तो भारत में परिवेशी SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो है उनका स्तर 10 से 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से काफ़ी नीचे है। भारतीय कोयले में प्राकृतिक रूप से सल्फर की मात्रा भी कम होती है। अच्छा, एक सल्फ़र का जो लाभ भी है एक प्रकार का, तो उन्होंने ये कहा है कि लाभकारी साइड इफ़ेक्ट जो है वो सौर परिवर्तन विकिरणों को परिवर्तित कर देते हैं और ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में वार्मिंग प्रभाव को संतुलित करने में ग्लोबल वार्मिंग के कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। हालांकि IPCC ने, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ये कहा है कि सल्फेट्स तापमान वृद्धि को कम करते हैं, लेकिन इसे कभी भी पूरी तरीके से सकारात्मक या नुकसान रहित नहीं कहा जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए तो इतना मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को बढ़ावा भी दिया गया। अब देखिए, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली है क्या? ये स्क्रबिंग तकनीक है एक प्रकार की, जिसमें फ्लू गैस से SO2 हटाने, फ्लू गैस क्या होता है जो कोयले वगैरह से निकलते हैं मतलब ताप विद्युत संयंत्रों से, तो उसमें फ्लू गैस जो निकलते हैं उसमें SO2 हटाने के लिए एक क्षारीय अभिकर्मक जो है, जो आमतौर पर सोडियम या कैल्शियम पर आधारित क्षारीय अभिकर्मक होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें यही दिया हुआ है कि 11% जो है वो श्रेणी 1 में है, जो कि मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर हुआ या फिर 21 मिलियन किसी शहर की आबादी है उसके अंतर्गत रहा, तो इसमें 11% है। इसमें इंस्टॉलेशन अनिवार्य है। दूसरी जो है वो सशर्त इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जैसे अगर आप कुछ ये कर रहे हैं कि आप प्रदूषित क्षेत्र या क्लस्टर में गंभीर रूप से, तो उसमें, या फिर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में है, तो इसमें इस सिफारिश के अधीन है, इसमें तिथि मतलब डेट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो है 78% को पूर्ण रूप से सुरक्षा मतलब दे दी गई है, मतलब ये नहीं कर सकते इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। जैसे अभी आप देखिएगा, 5-6 दिन पहले की बात है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वहाँ पर गए थे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आसनसोल, दुर्गापुर, इन सब में जो है स्टील प्लांट है भारत सरकार का, तापीय विद्युत संयंत्र है, वहाँ पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मतलब सिस्टम लगाया गया और वहाँ पर 987 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें। तो सोचिए, इतना रुपये खर्च करेंगे सिर्फ इसको लगाने के लिए, तो ये एक प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है इसी कारण से। अब देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो इसमें राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 238 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, और 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मतलब मनोनीत कर सकते हैं, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में विदेश ज्ञान अनुभव प्राप्त हो इसमें। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखें तो है नैनो उर्वरक और बायो स्टिमुलेट्स। ये क्या है? नैनो उर्वरक जो है वह ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो 100 नैनोमीटर या उससे कम आकार के नैनो मटेरियल में संपुटित यानी इनकैप्सुलेटेड या लेपित या कोटेड होते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये पोषक तत्वों की नियंत्रण निकासी संभव होती है, जिससे उनकी उपयोग की दक्षता बढ़ती है इससे। अब देखिए, बायो स्टिमुलेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे पोषक पदार्थ या सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों या उनके जड़ क्षेत्र,
में डाला जाता है ताकि पौधों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित किया जा सके और इससे फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होती है। तो ये दोनों अलग अलग है। ये उर्वरक एक प्रकार से उर्वरक आप डाल रहे हैं, और बायो स्टिमुलेट्स होता है एक प्रकार का सूक्ष्मजीवी होता है। ये ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीवी होते हैं जो उसको उत्पन्न कर रहे हैं, कोई अतिरिक्त हम लोग इसमें नहीं डाल रहे हैं उर्वरक, है ना। ये है। तो इसमें ये कहा गया है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वो किसानों को नैनो उर्वरकों या बायो स्टिमुलेट्स की जबरन बिक्री से तुरंत रोक लगाए, है ना। अब इसमें नेक्स्ट जो खबर है वो है न्यू कैलेडोनिया। ये न्यू कैलेडोनिया क्या है? फ्रांस ने जो है वो न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई है, और ये प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र है न्यू कैलेडोनिया, है ना। इस द्वीप में कनक समुदाय पाया जाता है। कनक समुदाय याद रखिएगा, कनक समुदाय कहाँ पाया जाता है? न्यू कैलेडोनिया में। और ये फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP। ये सऊदी अरब के साथ भारत ने एक समझौता किया है जिसमें कुछ बोला है कि आप हर साल इतने आपूर्ति कीजिएगा DAP का। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन से बना होता है। याद रखिएगा, फास्फोरस और नाइट्रोजन से डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये जो है विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फास्फोरस युक्त उर्वरक है, क्योंकि यह अत्यधिक घुलनशील होता है और मृदा में जल्दी घुल जाता है ऑफकोर्स। और भारत जो है वो भारत कृषि क्षेत्र में विश्व में डाई अमोनियम फॉस्फेट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत मतलब पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसे DAP पर पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक निश्चित सब्सिडी दी जाती है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है किस पे? पोटेशियम फास्फोरस और नाइट्रोजन पर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अन्य क्षेत्रों में DAP का उपयोग क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखें तो ऑर्वो वायरल रोग वो होता है कि डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, पीत वायरस यानी येलो फीवर जैसी बीमारियां जो है इसमें शामिल होती है। ये एडीज मच्छरों के माध्यम से फैलती है। तो इन्होंने यही कहा है WHO ने कि ऑर्वो वायरल रोग जो है उनसे निपटने के लिए हमें एकीकृत दिशा निर्देश हम लोग करना पड़ेगा, एकीकृत काम। अब देखिए वेदर डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव जो होता है ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वित्तीय संपत्तियों इंडेक्स या शेयर पर आधारित होते हैं, उन्हें वेदर डेरिवेटिव। अच्छा, तो देखिए मान लीजिए अगर मैं समझाने आऊँ तो देखिए मान लीजिए कोई एक यहाँ पे सोना है, तो डेरिवेटिव जो होगा ना वो एक प्रकार का पत्र होगा कि मान लीजिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, जो ये जो डेरिवेटिव है इससे अपना वो वैल्यू डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे सोना रखा हुआ है और आपको हम बता रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पार्किंग लॉट में जाते हैं, अपना गाड़ी खड़ा करते हैं, तो आपको एक रसीद देते हैं। वो रसीद आपका एक प्रकार का डेरिवेटिव है, वो आपका बाइक नहीं है, वो एक डेरिवेटिव है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ये जो बाइक है ये आपका है और आप जाते टाइम इसको दिखाइएगा तो आपको बाइक दे देंगे। तो उसी को कहते हैं डेरिवेटिव, समझ गए। तो वो एक प्रकार से डेरिवेटिव में ये कहा गया है कि भारत जल्द ही अपने पहले वेदर डेरिवेटिव शुरू करने जा रहा है। इसमें नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड और भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो हमें पता ही है, क्योंकि वेदर का बात हो रहा है तो वो मतलब ऐतिहासिक और रियल टाइम डेटा इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ये एक प्रकार से इन सबको ये करता है, मतलब डेरिवेटिव्स का जो लेन देन है इन सबको संचालित करता है, विनियमित करता है। तो दोनों के गठन पर हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे सुपर अर्थ। तो देखिए सुपर अर्थ इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए हम नया जो है TOI 1846, याद रखिएगा TOI 1846 नामक एक नया सुपर अर्थ खोजा गया है। ये एक्सोप्लैनेट जो है पृथ्वी के बाहर का लगभग 2 गुना है। एक्सोप्लैनेट किसको कहते हैं? एक्सोप्लैनेट उसको कहते हैं जो कि पृथ्वी से दूर होते हैं, मतलब हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित होते हैं उपग्रह, तो वो होता है एक्सोप्लैनेट। और ये जो दूर है हमारे मतलब हमारे सौरमंडल से बाहर है, तो सौरमंडल के बाहर है इसलिए इसको एक्सोप्लैनेट कहेंगे। और ये पृथ्वी के आकार का लगभग 2 गुना है और TOI 1846। अब सुपर अर्थ का मतलब क्या होता है? सुपर अर्थ जो है वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित होते हैं और इसका नाम इनके आकार और द्रव्यमान के आधार पर रखा जाता है, ना कि पृथ्वी जैसी विशेषताओं के आधार पर। याद रखिएगा वो होता है एक्सोप्लैनेट, जो कि पृथ्वी जैसी विशेषता होती है तो एक्सोप्लैनेट होता है। और सुपर अर्थ जो है, सॉरी मतलब मैंने गलत बोल दिया, एक्सोप्लैनेट वो होता है जो कि सौरमंडल के बाहर स्थित होते हैं, लेकिन जो है सुपर अर्थ वे होते हैं जो कि आकार और द्रव्यमान के आधार पर कहा जाता है इनको, विशेषताओं के आधार पर नहीं पृथ्वी के जैसा। और ये जो है पृथ्वी से बड़े लगभग 2 गुने तक हो सकते हैं या फिर इससे अधिक भारी, पृथ्वी से अधिक भारी, पृथ्वी के लगभग 10 गुना अधिक द्रव्यमान तक हो सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नहीं है,
सिंगापुर अगर हम लोग देखें तो सिंगापुर में जो है एक चीज़ जानने का है कि जौहर जल संधि जो है वो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। देखिए ये जो है जौहर जल संधि, ये सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। इसका दूसरा देखेंगे तो फिर सिंगापुर स्टेट जो है, ये सिंगापुर स्टेट इंडोनेशिया को और सिंगापुर को अलग करता है। यहाँ पर इंडोनेशिया है, यहाँ पर इंडोनेशिया है और सिंगापुर स्टेट सिंगापुर इंडोनेशिया को अलग करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है दक्षिण पूर्व एशिया का। यहाँ मलक्का मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे मलक्का जल डमरू मध्य, यहाँ से ऐसे जाता है। तो ऐसे जो है ना इनकी रणनीतिक अवस्थिति, इनका आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स बस इतनी ही थी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।